In this first part of the video, we will discuss about the introduction of the topic and introduction of myself and my channel. My name is Dr. Sajjad Hussain Khan and you are watching Learn with SHK Show. तो आज हम बात करेंगे क्या हमारा ब्रेन 100% काम कर सकता है या नहीं। अगर हम अपने ब्रेन को 100% काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम क्या चीजें कर सकते हैं, और अगर ये एक मिथ है तो ये कैसे क्रिएट हो पाई है, और जितने भी आपके सवालात हैं वो इस वीडियो के अंदर हम उनका जवाब देने वाले हैं। आपके क्वेश्चंस मेरे पास है, मैं उनका आंसर करने वाला हूँ। हमारा जो सबसे मेजर क्वेश्चन ये है कि हमारा ब्रेन एक्टिवेट तो चले 100% है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि हमारी ब्रेन की जो कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा है, उनके बारे में बात की जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स जो है इसको निगलेक्ट कर जाते हैं, इसका आंसर नहीं दे पाते। उस चीज के ऊपर भी हम बात करेंगे, और हमारी ब्रेन की इंटेलिजेंस कितनी है, कितना ज्यादा हम अपनी मेमोरी स्टोर कर पाते हैं, और हम अपने ब्रेन की जो एनाटॉमी है उसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो जरूर लंबी होने वाली है, लेकिन एंड के ऊपर आप लोगों को हर एक चीज का जवाब मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें, शेयर कर लें। सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन नजर आ रहा है उसको जरूर हिट कर दें। इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस कि हमारे ब्रेन के अंदर ये बात किसने डाली है कि हम अपने ब्रेन का 100% यूज नहीं कर पा रहे, बल्कि हम अपने ब्रेन के 5 से 10% यूज के अंदर अटके हुए हैं, और ये बात भी हमारे दिमाग में अटकी हुई है। आखिर ये किसने डाली? 1900 सेंचुरी के अंदर एक साइंसदान थे जिनका नाम था कैरल लैशले। ये रैट्स के ऊपर, चूहों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे चूहे ले रखे थे, उन चूहों का दिमाग जो है वो बाहर निकाल रहे थे। दिमाग का कुछ पार्ट बाहर निकालते हैं, उसके बाद चूहों को छोड़ देते हैं। चूहे नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, नॉर्मल खाना पीना करते हैं, नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये था कि ब्रेन का वो पार्ट फारिग था, कि ब्रेन का जो पार्ट बाहर निकाला है तो उससे चूहे के दिमाग के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि ब्रेन का कुछ ना कुछ पार्ट जो है चूहे यूज नहीं कर रहे थे पहले, और अब बाकी पार्ट यूज करने लगे, तो इस तरह से मैनेज हो गया। इसके बाद एक और साइंसदान आते हैं 1930 के अंदर, इनका नाम होता है वाइल्डर पेनफील्ड। इंसान का जो ब्रेन है वो बाहर निकालते हैं और उसको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये ब्रेन जो है इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। सारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं सिवाय एक पार्ट के, जिसे कहा जाता है साइलेंट कॉर्टेक्स का। अब यहाँ पर 21वीं सदी के अंदर सोने पे सुहागा हो गया है। हॉलीवुड ने एक मूवी बना छोड़ी है लूसी करके। इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एक खातून है जो कि सुपर पावर जिसके अंदर आना शुरू हो जाती है। होता है क्या कि ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होती है, इसके ऊपर साइंसदान एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ ड्रग्स, कुछ मेडिसिन इसको देते हैं, वो यूज करके यूटिलाइज करने के बाद आहिस्ते आहिस्ते उसकी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ने लगती है, अपने ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा यूज करने में कामयाब हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि इसके पास सुपर पावर्स आना शुरू हो जाती है और ये सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाती है। इन दिस थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो हम ये देखेंगे कि आखिर ये बात मिथ कैसे है, आगे हम कैसे अपने ब्रेन का 100% यूज कर पा रहे हैं, और आज भी हर इंसान अपने ब्रेन का 100% यूज कर रहा है। आप लोगों ने ये बात जरूर सुनी होगी अपने स्कूल लाइफ के अंदर या कभी भी, कि आइंस्टाइन अपने ब्रेन का 10% ही यूज कर पाए थे, और वो इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने इतनी चीजें कर दी, जबकि हम आम इंसान अपने ब्रेन का सिर्फ 2 से 5% यूज कर रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों ने ये भी जरूर सोचा होगा कि यार वो साइंसदान जो बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, बहुत ज्यादा डिस्कवरीज कर चुके हैं, बहुत चीजें बना चुके हैं, बहुत सारे लॉज, मैथमेटिशियंस, बहुत सारे जो मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व कर चुके हैं, तो वो लोग जो थे उनका ब्रेन एक नेक्स्ट लेवल ब्रेन था। वो अपने ब्रेन का 10% या 15% या बहुत ज्यादा यूज करने में कामयाब रहे थे, जबकि आम इंसान अपने ब्रेन का इतना ज्यादा यूज नहीं कर पाता। इन दिस फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ कुछ रिजल्ट्स को शेयर करूंगा जो आप लोगों को बताएंगे और यकीन दिलाएंगे कि हमारा ब्रेन 100% ही काम कर पा रहा है। लेकिन सबसे पहले आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने पेट स्कैन लाया, सिटी स्कैन लाया, MRI लाया, एक्सरे लाया, तो इन सब के रिजल्ट्स को देखा गया और देखा गया कि हमारा ब्रेन 100% ही एक्टिवेट है। ब्रेन का हर एक पार्ट 100% काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। पेट स्कैन के अंदर, MRI के रिजल्ट्स के अंदर, सिटी स्कैन के रिजल्ट्स के अंदर, एक्सरे के रिजल्ट्स के अंदर, सबके अंदर नॉर्मल रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एक और एग्जांपल लेता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, कार एक्सीडेंट होता है, तो उसके बाद आप लोगों ने मूवीज, ड्रामास के अंदर या रियल लाइफ के अंदर देखा होगा कि उनकी टांगें काम करना छोड़ जाती हैं, या उनके बाजू काम करना छोड़ जाते हैं, वो पैरालाइज हो जाते हैं, मफलूज हो जाते हैं, कि आपके ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई जा रही होती है वो इंटैक्ट नहीं रहती, और इसकी वजह से आपका ब्रेन डैमेज होना शुरू होता है। ब्रेन के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अब इस वजह से आपके ब्रेन का वो पार्ट जो कि डैमेज हुआ है, वो जिस भी पार्ट से आपके बॉडी के लिंक्ड था वो काम करना छोड़ जाएगा। अब इस सूरत हाल के अंदर फालिज वाला मरीज जो मफलूज हो गया या कार एक्सीडेंट वाला जिसकी टांगें जाया हो चुकी हैं, ये ना होता। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन तो पहले ही 10% एक्टिवेट था, और 10% अगर जाया हो भी गया या 10% जो डैमेज हो भी गया तो बाकी 90% है वो उसका काम ले ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक और मजे का क्वेश्चन आता है कि अगर जो लोग मफलूज हो चुके हैं उनका इलाज भी मुमकिन नहीं है? नहीं, उनका इलाज मुमकिन है, और ये चीज जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से मुमकिन है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी चीज है कि ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, वो सारे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, और एक दूसरे का काम भी ले लेते हैं। अब मेरे माइंड में एक और एग्जांपल आई है बड़ी मजे की। सोकर का गेम अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसके अंदर अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया तो उसकी जगह जो है एक नया प्लेयर आ जाता है। जो इंजर्ड
हुआ होता है उसको रेड कार्ड मिल जाता है कि वो जाकर रेस्ट करे, रेस्ट। फॉर एग्जांपल जो पहले वाला प्लेयर था वो बहुत ही एफिशिएंट था, बहुत अच्छा था, नया प्लेयर जो है वो उतना अच्छा नहीं खेल पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि 90% गेम जीतने के चांसेस है लेकिन 100% नहीं है। इसी तरह से जो न्यूरॉन डैमेज हुए हैं 10%, उनकी जगह जो पहले वाले न्यूरॉन्स हैं वो उनका काम ले लेंगे, वो उतना एफिशिएंटली काम तो नहीं कर पाएंगे लेकिन फिलहाल वो उसको मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। फिजियोथेरेपिस्ट यही चीज करके एक पेशेंट को, एक स्ट्रोक के पेशेंट को ठीक कर पाता है। और अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं इस सिलसिले के अंदर तो मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एक अब्बास भाई हैं मेरे जानने वाले, इनका कमेंट आता है, ब्रदर यू आर राइट बट the hypothesis is misunderstood. It is not about the activation of all parts of the brain, but it is 10% about the performance of the brain. For instance, अच्छा इन्होंने एग्जांपल भी दी है जो मुझे जो है थोड़ी सी मजेदार नहीं लगी, लेकिन मुझे इनकी बात जरूर समझ आ गई है। और ये एक इन्होंने बिल्कुल अच्छा पॉइंट दिया है कि हम एक्टिवेशन के बारे में बात नहीं करें कि अगर पेट स्कैन से, MRI से साबित हो रहा है कि ब्रेन जो है 100% परफॉर्म कर रहा है, तो उससे ये बात कैसे हम जाहिर कर सकते हैं कि 100% आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज है ब्रेन की वो परफॉर्म कर पा रहा है। अब इस चीज को समझने के लिए हम इसके आंसर को ढूंढेंगे। इंसान का जो दिमाग है इसके कुछ पार्ट्स हैं, मेजर 3 पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो आपके ब्रेन का बड़ा पार्ट होता है जिसको आप भेजा भी कहते हैं, इसके बाद सेरिबेलम होता है जो आपके ब्रेन के पीछे वाली साइड पे होता है, और इसके बाद ब्रेन स्टेम होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, आपके ब्रेन को कनेक्ट करवाता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड से। वो आपकी स्पीच, आपकी लैंग्वेज, आपका फोकस, आपकी अलर्टनेस, आपकी अटेंशन और थिंकिंग कैपेबिलिटीज, आप लोग मेमोरी स्टोर करते हैं वो भी, और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी इसके अंदर आती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी इसके अंदर आती है। और इसके साथ साथ मजे की बात ये, जो भी आप हरकतें कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ या आप स्केलेटल मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो स्केलेटल वॉलंटरी कंट्रोल भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हाथ में आता है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है सेरिबेलम, जो आपके ब्रेन के पीछे वाली साइड के ऊपर मौजूद है। सेरिबेलम का काम होता है फंक्शंस करवाना, जैसे कि कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, बैलेंस, पोस्चर को मेंटेन करना, ये सारी चीजें सेरिबेलम के अंदर आती हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो फंक्शन है वो ये है कि आपके पुपिल्स को हिलाना, आप सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, आपके लंग्स के ऊपर कंट्रोल, आपके हार्ट के ऊपर कंट्रोल, आपके हार्ट रेट के ऊपर, हार्ट रिदम के ऊपर कंट्रोल, आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर कंट्रोल, ये जितने भी विजुअल जो आपके ऑर्गन्स हैं, इनकी जो एक्टिविटीज है, इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो आपके मिड ब्रेन का रहता है। ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो यही कुछ हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन, कॉग्निशन, मेमोरी स्टोरेज। अब यहाँ पर आप सोचना चाहें कि एक इंसान जो है अगर वो 100% ब्रेन को यूज कर रहा है तो वो एक लाइट की स्पीड से भागने में कामयाब हो जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, ऐसी मेडिसिन आ जाए कि वो ब्रेन के अंदर जाए और उसके बाद इंसान भागने में कामयाब हो जाए, 100% ब्रेन यूज करके बहुत तेज भाग रहा है। कैसा पॉसिबल है? नहीं। जो भी आप खाना खाते हैं उसके अंदर से जो एटीपी निकलता है, जो कि एनर्जी का सोर्स है, वो आपके ब्रेन को भी जाता है। जो भी आप खाना खाते हैं उसका जो 20% एनर्जी है वो आपके ब्रेन को जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान जिसको 100% ब्रेन यूज करवाना है उसको सारी की सारी एनर्जी यूज करनी है, 100% यूज करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्रेन सारी की सारी एनर्जी यूज करेगा, एटीपी यूज करेगा, तो वो बाकी ऑर्गन्स यूज नहीं करेंगे, और बाकी ऑर्गन्स यूज नहीं करेंगे तो आप कैसे हरकत कर सकेंगे, कैसे आपके स्केलेटल जो मसल्स हैं वो कैसे मूव कर सकेंगे, आपके जो विजुअल, आपके स्मूथ मसल्स हैं वो कैसे मूव कर सकेंगे, कैसे जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चल सकेगा, बाकी ऑर्गन्स चल सकेंगे। एक अनरियलिस्टिक बात है। आपका ब्रेन कोऑर्डिनेशन में काम करता है, बाकी सारे मसल्स के साथ, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और बाकी बॉडी के साथ मिलजुल कर काम करता है। उनको भी स्कूल में रखता है, खुद भी स्कूल में रहता है और आपको भी स्कूल में रखता है। इस तरह की एक्टिविटी के लिए आपके ब्रेन को ब्लड भी ज्यादा चाहिए, जिसके थ्रू आपकी एनर्जी भी जाएगी और ऑक्सीजन भी जाएगी। अब जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर एकदम से आपका ब्लड आपके ब्रेन को जाएगा तो उस वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और उस वजह से आपकी जो नसें हैं जो कि बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, बिल्कुल पतली होती हैं आपके ब्रेन के अंदर, वो फट सकती हैं और आपको ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक की तरफ आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये भी आ सकता है कि अगर हम अपने ब्रेन को 100% यूज करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपने ब्रेन के अंदर जो भी चीज स्टोर करेंगे वो हमें कभी भी भूलेगी नहीं, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो इस वजह से कि जैसे ही आप कोई चीज याद करते हैं और उसको रिपीट करते रहते हैं बार 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 बार, तो वो आपके ब्रेन में बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही आप उसको रिपीट करना छोड़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको भूलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं ये बार बार बनते हैं और बार बार टूटते हैं, न्यू कनेक्शंस डेवलप होते हैं। जब भी आप कोई चीज याद करते हैं, जब भी आप न्यू मेमोरी बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है काफी सारे न्यूरॉन्स जो है वो आपस में मिलकर एक न्यू कनेक्शन बना देते हैं, जिसकी वजह से एक न्यू कनेक्शन और न्यू मेमोरी स्टोर हो जाती है आपके ब्रेन के अंदर। और ये बहुत अमेजिंग चीज है। जैसे ही आपकी जो पिछली मेमोरी होती है, जो जिनको आप रिमेंबर नहीं कर रहे होते, रिपीट नहीं कर रहे होते, वो कनेक्शन लूज होना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आप जिम करेंगे, आपकी बॉडी
डेवलप होगी, मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे आप छोड़ेंगे ऐसे ऐसा आपके मसल्स जो है वीक होना शुरू हो जाएंगे। ब्रेन भी आपका एक मसल ले लें, इसी तरह से ही काम करता है। अब ब्रेन की प्रॉपर्टी को लेते हुए आप लोगों का सवाल ये भी आ सकता है कि हम क्रिएटिव क्यों नहीं है, या हम जो है बहुत ज्यादा लॉजिकल क्यों नहीं है, हम जो भी चीज देखते हैं हमें याद क्यों नहीं हो जाती फौरन से। कोई हमारे जो दोस्त हैं वो कोई चीज देखते हैं और फौरन से उनको याद हो जाती है, हमें नहीं होती, हम क्यों डिफरेंट है। इस चीज को भी आपने समझना है, क्योंकि आपकी एनाटॉमी हो सकता है डिफरेंट हो। अब ये चीज डिपेंड करती है आपके ब्रेन के ऊपर, राइट साइड के ऊपर और लेफ्ट साइड के ऊपर, ये डिफरेंट होता है। आपको जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जब भी मैं बात करूंगा राइट साइड ब्रेन की या लेफ्ट साइड ब्रेन की, तो मैं बात करूंगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। जो आपका राइट साइड का सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, उसका जो काम होता है वो आपकी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है वो आपकी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। ये आप लोगों ने सुन रखा होगा। जिन लोगों को राइट साइड का सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर हैमरेज होता है, उनका जो लेफ्ट साइड का बैलेंस है या लेफ्ट साइड की जो मूवमेंट्स है या पैरालिसिस है वो आता है, देखने को मिलता है। और जिनको लेफ्ट साइड पे आता है उनको ऑपोजिट साइड पे देखने को मिलता है। अब इस राइट और लेफ्ट ब्रेन को आपस में एक चीज मिलाती है जिन्हें हम न्यूरल कनेक्शंस कहते हैं, जिनको हम इंटरन्यूरॉन्स कहते हैं, इंटरनल कनेक्शंस कहते हैं। इंटरनल कनेक्शन जिन लोगों के ज्यादा होते हैं, जिन लोगों के अच्छे होते हैं, कैर्पस्कुलरिज्म जो है वो जिन लोगों का अच्छा होता है, इसका मतलब ये है कि उन लोगों की मेमोरी स्टोरेज, उन लोगों की जो फोकस है, अलर्टनेस है, या बाकी सारी जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छी रहती है। और ये लोग जो है अमेजिंग होते हैं, और ये लोग जो है साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। 100% ब्रेन यूज के अंदर कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि आपके ब्रेन की कैपेबिलिटी इस काबिल हो जाए कि आप उड़ने लगे। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका ब्रेन जो काम कर रहा है ऑलरेडी, उसकी कैपेसिटी को आप 100% कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो काम वो कर ही नहीं रहा आप चाहेंगे वो करने लग जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1981 के अंदर एक साइंसदान आते हैं जिनका नाम था रॉजर स्पेरी। इन्होंने एक काम किया था जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इन्होंने क्या किया था कि राइट साइड के ब्रेन के काम को डिफरेंट किया था लेफ्ट साइड के ब्रेन के काम से। कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा अलर्ट होते हैं, कोई भी बात सुनेंगे फौरन से उनको याद हो जाएगी, कोई भी बात देखेंगे, कोई चीज देखेंगे, कोई किताब देखेंगे, सफा देखेंगे, फौरन से याद कर लेंगे। अलर्ट रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव चीजें करते हैं। तो ये राइट साइड इनका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जिन लोगों के अंदर लॉजिकल पावर ज्यादा होती है, वो लॉजिकल चीजें सोचते हैं, रीजनिंग चाहते होते हैं, कि उनकी जो स्पीच है वो बहुत अच्छी होती है, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, बोलने के माहिर होते हैं। आप लोगों ने अपनी क्लास के अंदर देखा होगा एक बच्चा ऐसा होगा जिसको बोलना नहीं आता होगा लेकिन पढ़ना वो बहुत अच्छा जानता होगा, उसकी स्टडी लेवल, उसका पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो उतना अच्छा बोल नहीं पाता होगा, डिलीवर नहीं कर पाता होगा। इसका मतलब ये है कि वो राइट साइडेड ब्रेन उसका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और जो बच्चा पढ़ अच्छा नहीं रहा लेकिन बोल अच्छा रहा है, हो सकता है कि उसका लेफ्ट साइडेड ब्रेन अच्छा हो। अब जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, इनके अंदर भी डिफरेंट होता है, ब्रेन इनका राइट साइड का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब एक और चीज है कि जो डेवलपमेंट है राइट साइड की वो पहले होना शुरू हो जाती है लोगों के अंदर, और इस तरह से देखा जाता है कि राइट साइड का जो ब्रेन है हर इंसान के अंदर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बजाय लेफ्ट साइड के। कुछ लोगों के अंदर डिफरेंट भी होता है। आप लोग ये जज कर सकते हैं कुछ लोगों का जो ब्रेन है वो राइट और लेफ्ट साइड दोनों का स्ट्रॉन्ग होता है। इस चीज को आप कोऑर्डिनेशन टेस्ट के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं अपने ऊपर भी। आप लोग दो उंगलियां इस तरह से रखेंगे, एक उंगली को इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे और दूसरी उंगली को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस तरह से आपने एक ही टाइम के अंदर दोनों उंगलियों को घुमाना है, एक को क्लॉकवाइज और दूसरी को एंटी क्लॉकवाइज। मैं भी इस तरह से नहीं कर पाता। अगर आप लोग ये कस करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉर्पस कैलोजम है या इंटरन्यूरॉन्स का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है राइट और लेफ्ट ब्रेन के दरमियान, और आप एक अच्छे क्रिएटिव और लॉजिकल इंसान है। नहीं हो पा रहा। एक पेज लेना है इस तरह से और पेज के ऊपर एक दायरा लगाना है। अब आपको दायरा लगाना है, इस वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा, आपने आंसर बाद में सुनना है। आप एक दायरा लगाएं और उसके बाद ये वीडियो दोबारा से प्ले करें। जो दायरा लगाया वो अगर आपने क्लॉकवाइज लगाया तो इसका मतलब ये है कि आपका राइट साइड का ब्रेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज दायरा लगाया है ना सोचते हुए भी, इसका मतलब ये है कि आपका लेफ्ट साइड का ब्रेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा आप लोगों को एक टेस्ट करना है दूसरा, आप लोगों को इस तरह से हाथ रख के बैठने हैं और इस वीडियो को स्टॉप कर देना है। उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगा टेस्ट का, और आपने उसको प्ले करना है और उसके बाद रिजल्ट देखना है। स्टॉप करेंगे वीडियो को, इस तरह से करेंगे और उसके बाद प्ले करेंगे। अब अगर आप लोग इस तरह से करके बैठे थे और आपका जो थंब था वो राइट साइड का ऊपर था और लेफ्ट साइड का नीचे था, तो इसका मतलब ये है कि आपका राइट साइड का ब्रेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लेफ्ट साइड का ब्रेन कम स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने लेफ्ट साइड का थंब ऊपर रखा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लेफ्ट साइड का ब्रेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने अपनी जो टांग है वो एक टांग दूसरी टांग के ऊपर रखनी है और इस वीडियो को स्टॉप कर देना और इसके बाद मैं रिजल्ट बताऊंगा और दोबारा से प्ले करना है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका कौन सा साइड का ब्रेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका रिजल्ट ये है कि जो टांग आपने ऊपर रखी है दूसरी टांग के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने राइट साइड की टांग आपने लेफ्ट साइड की टांग के ऊपर रखी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके राइट साइड का ब्रेन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लेफ्ट साइड का कम स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं गलत भी हो सकते हैं, फास्ट भी हो सकते हैं, कुछ रिसर्चेस हैं उनकी बुनियाद के ऊपर मैं आप लोगों को ये टेस्ट बता रहा हूं। अब ये डिबेट इतनी कंफ्यूजिंग है कि आप लोग इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं कि एक इंसान अगर क्रिएटिव पैदा हुआ है और वो क्रिएटिव है, दूसरा इंसान क्या क्रिएटिव नहीं बन सकता? नहीं, बल्कि वो क्रिएटिव बन सकता है अगर बार बार रेपिटेशन के साथ काम करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, तो एक दिन वो क्रिएटिव बन जाएगा। न्यू इंटरकनेक्शंस बनते हैं, इंटरन्यूरॉन्स बनते हैं, न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करवाने में।
अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ब्रेन की है वो है इंटेलिजेंस, जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही होगी कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, हमारे साथ वाला इंटेलिजेंट है, या हम इंटेलिजेंट है, मेरे साथ वाला भाई इंटेलिजेंट नहीं है, या कुछ साइंसदान जो है वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे थे, उन्होंने इतनी डिस्कवरीज कर दी, हम नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से ये चीजें दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती हैं। फिर से एक आपकी अपनी बॉडी के अंदर जो कि जिसको हम जीन्स कहते हैं, जो कि आपके सेल्स के अंदर डीएनए होते हैं उसके अंदर मौजूद होती हैं कोडिंग्स की फॉर्म के अंदर जीन्स। ये कोडिंग्स जब टूटती हैं तो ये आपके सेल्स को बताती हैं कि आपने ऐसे काम करना है और आपकी बॉडी उसी तरह से चलती है। फॉर एग्जांपल एक इंसान जीनियस है तो वो जीनियस वाले होने वाले जीन्स लेकर पैदा हुआ है अपने पेरेंट्स से, और एक इंसान अगर जीनियस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उसके अंदर उस तरह के जीन्स ही मौजूद नहीं है। और दूसरे नंबर पर इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसे इंसान जिसके अंदर इंटेलिजेंसी के जीन्स मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी वो इंटेलिजेंट होता जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जाए जिसके अंदर उसको क्रिएटिविटी करवाई जाए, उसको जो है लॉजिकली सोचने की सलाहियत को बढ़ाया जाए, उसका जो बेस है पढ़ाई का वो अच्छा रखा जाए, उसका इन्वायरमेंट अच्छा रखा जाए, उसकी सराउंडिंग्स के अंदर अच्छे दोस्त, अच्छे रिलेशन रखे जाए, अच्छा उसका स्टडी प्लान रखा जाए, अच्छी ग्रेजुएशन दी जाए, तो उसके बाद वो एक अच्छा इंसान और साइंसदान भी बन सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। रिसर्च आई थी जिसके अंदर एक सेम जीन्स वाले दो ट्विंस जो थे उनको डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर रखा गया था और रिजल्ट्स देखे गए थे कि एक बच्चे को बिल्कुल जो है पढ़ाया नहीं गया था, लिखाया नहीं गया था, ना ही उसको जो है अच्छा इन्वायरमेंट दिया गया था, गरीब रखा गया था। दूसरे बच्चे को अमीर खानदान में रखा गया था, उसकी जो कैपेबिलिटीज थी उसको इनहांस करने की कोशिश की गई थी। तो जब दोनों बड़े हुए थे तो उनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने को मिला था। हालांकि जीन्स तो सेम थे लेकिन फिर भी डिफरेंट आ गए। क्यों? क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेकंड चीज आती है आपका इंटरेस्ट। अगर आप अपने इंटरेस्ट के पीछे नहीं भागेंगे और जबरदस्ती कोई चीज करने की कोशिश करेंगे तब तक आप अपने ब्रेन की कैपेबिलिटीज को 100% परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि फॉर एग्जांपल आप लॉजिकल नहीं है, आप क्रिएटिव हैं और आप लॉजिकल चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी और आपका रास्ता मुश्किल होगा बहुत ज्यादा। क्रिएटिविटी के पीछे भागेंगे और क्रिएटिव चीजें करने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से हो जाएंगी। तो आप उस चीज के पीछे भागें, वो चीज करने की कोशिश करें जिसके अंदर आपका दिल लगता है, इंटरेस्ट है आपका, वो चीजें करनी। एक बच्चा जिसको एमबीबीएस नहीं करना, जिसको डॉक्टर नहीं बनना, पेरेंट्स धक्के से उसको एमबीबीएस करवा रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, वो फेल हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा डिटेन होकर। इसका मतलब ये है कि उसका इंटरेस्ट नहीं था। कि एक बंदा जो पढ़ अच्छा रहा है, देख अच्छा रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, वाइवे के अंदर उसको सब कुछ आता है, वो अपने टीचर के सामने बैठा है लेकिन बोल नहीं पा रहा, उसके अंदर लेफ्ट साइड की ब्रेन की जो सलाहियत है वो उतनी अच्छी नहीं है। एक बच्चा जिसने बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ा है और वो बोल ही जा रहा है लेफ्ट साइड के ब्रेन की मदद से। डिफरेंस इस वजह से है कि आपका ब्रेन जो है वो आपको डिफरेंट बना रहा है दूसरे इंसान से। एक इंसान के ब्रेन के अंदर कितनी सलाहियत है, वो कितनी ज्यादा मेमोरी को स्टोर कर सकता है। तो एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा गया है कि आपके ब्रेन की जो मेमोरी है वो तकरीबन 25 पीटाबाइट्स है। मतलब ये कि 1 मिलियन गीगाबाइट। और 1 मिलियन गीगाबाइट के भी अगर आप लोगों को समझ नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंप्यूटर जिसके अंदर एक वीडियो स्टोर की गई है और इस वीडियो का जो डाटा है वो इतना ज्यादा है कि वो वीडियो 3 मिलियन आवर्स की है, 3 मिलियन घंटे की वो वीडियो है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन इतना ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकता है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देंगे। जनाब कहते हैं व्हाट यू थिंक अबाउट द फोटोग्राफिक मेमोरी एंड इन साइकोलॉजिकल वे, प्लीज मेक वीडियो ऑन इट। अब इसके बाद एक और सवाल आता है जिसका जवाब मैं आपको आधा दे चुका हूँ। No, I think the title is wrong. I agree we use 100% of our brain but not even close to 5% of our mind. तो इसका जवाब ये है कि हम अपने ब्रेन को भी एक्टिवेशन के अंदर देख रहे हैं कि 100% यूज हो रहा है और हम अपने माइंड को भी देख रहे हैं कि वो 100% ही यूटिलाइज हो पा रहा है। देखिए माइंड की जो बात है वो हम ब्रेन की कैपेबिलिटीज के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में ही बात कर रहे थे अभी। तो अगर आप लॉजिकल हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप लोग अपनी क्रिएटिविटी को 100% यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आप लॉजिकल हैं तो आप लॉजिकली 100% यूटिलाइज कर रहे हैं। और अगर आप नहीं कर रहे तो ये आपका कसूर है। क्यों? अगर आप बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपका माइंड 100% यूटिलाइज हो सकता है। आपको उस तरह से उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करनी है। अगर आप बहुत अच्छा खाना खाएंगे तो आपके ब्रेन को भी अच्छी एनर्जी जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बादाम खाएं। तो बादाम से खाली एनर्जी नहीं मिलनी, आप अच्छा फूड लें, जो भी खाना है अच्छा खाएं जिसकी वजह से आपके ब्रेन को ज्यादा एनर्जी जाएगी। दूसरे नंबर पर आपको प्रैक्टिस करनी है। हम देखते हैं कि एक इंसान अगर अच्छा नहीं लिख पा रहा तो बार बार वो अगर प्रैक्टिस करता है तो इसका मतलब ये है कि वो इस काम के अंदर बहुत ज्यादा रेपिटेशन के बाद माहिर हो जाता है। इसी वजह से तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं। आपने देखो जो भी लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं वो बहुत ज्यादा रेपिटेशन के बाद आए होते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है कि एक इंसान जो है एकदम से उठे और उसके बाद जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे। वो कब से वो काम कर रहा होता है, काफी दिनों से, काफी महीनों से, बचपन से उसके अंदर ये सलाहियत होती है। वो बार बार उस चीज को ना चाहते हुए भी कर रहा होता है या जानबूझकर उसको जो है रेपिटेशन कर रहा होता है उस काम की। तो आपकी बेस अच्छी होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका फूड अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें मिलकर आपके ब्रेन को 100% कैपेबिलिटी के अंदर परफॉर्म करवाने में कामयाब बनाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन में नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा सेल्स थे जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा अच्छा काम कर लेते थे या इतना ज्यादा याद कर लेते थे।
तो यहाँ पर ये बात कई हद तक सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोग अपना एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, क्रिएटिविटी ज्यादा करते हैं, लॉजिकल ज्यादा होते हैं, तो हो सकता है उनके ब्रेन के अंदर जो इंटर न्यूरॉन्स हैं जो कि कनेक्शंस बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन, आपके राइट ब्रेन और आपके लेफ्ट ब्रेन के दरमियान कॉर्पस कैलोजम है, या कुछ जो है आपके ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, सेरिबेलम हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, इनके दरमियान जो कनेक्शन बना रहे होते हैं न्यूरॉन्स, उनको इंटर न्यूरॉन कहा जाता है। अगर ये बहुत ज्यादा है या ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन कोऑर्डिनेशन में काम करता है। इसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि आप अपनी एक उंगली क्लॉकवाइज घुमाएं और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप हो सकते हैं कि जीनियस हो, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो 100% फोकस्ड है, अलर्ट है, और आपके इंटर न्यूरॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। आपका ब्रेन कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं हर डिफरेंट पार्ट्स के साथ और आपको जो है ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाने में मदद दे रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और क्वेश्चन ये आपके माइंड में आ सकता है, अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने कहा लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अगर कोई क्वेश्चन आता है इसके अलावा तो आप लोग कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन रह गया हो आपका, मैं उसका भी आंसर नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। आप लोगों के जहन में एक चीज रहती होगी कि हमारे इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो हीरोज थे, हमारे इस्लामिक हीरोज थे, उनके पास जो सुपर पावर्स थी, या जो जितने भी रिलीजन्स हैं वो अपने साथ रिलेट कर सकते हैं कि हमारे जो रिलीजियस जो पर्सनैलिटीज थी उनके पास सुपर पावर्स थी। तो ये जो चीजें हैं ये डिपेंड करती हैं आपकी स्पिरिचुअल पावर से, आपके ब्रेन के उस कंट्रोल के अंदर नहीं होता, ये आपकी स्पिरिचुअल चीज के अंदर रहते हैं। ये एक टॉपिक ही नेक्स्ट लेवल है, एक नेक्स्ट चीज है जिसको हम किसी और वीडियो के अंदर देख लेंगे, किसी और चीज के अंदर बात कर सकते हैं इसके ऊपर। एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन के बारे में बात की जाए, उस माइंड के बारे में बात की जाए, उन कैपेबिलिटीज के बारे में बात की जाए, तो वो भी हमारा इस टॉपिक से हट कर आता है। तो उस टॉपिक के ऊपर हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अब तक के लिए इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।